राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। यह टॉपिक बीए फाइनल ईयर के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। केंद्र राज्य संबंध क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। भारतीय संविधान के 11वें भाग में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 291 तक केंद्र राज्य संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में भारत को एक संघीय राज्य घोषित किया गया और अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संग्रह अर्थात संघ शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का अर्थ है संघ और यूनियन शब्द का अर्थ संग्रह है। आमतौर पर संग्रह की बजाय संघ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। भारतीय संघ दूसरे देशों की संघीय व्यवस्था से अलग है। वास्तव में संघ शब्द का अर्थ संघीय इकाइयों द्वारा स्वायत्त रहकर किसी संधि या समझौते का पालन करना है, जैसे कि अमेरिकी संघ। भारत में राज्यों का संग्रह किसी समझौते या संधि का परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर राज्यों का भारतीय संघ में शामिल होना है। भारतीय संघ में संघीय इकाइयों को छोड़कर संघीय इकाइयों को अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको दो भागों में, दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। संघ में रहकर ही संविधान प्रदत्त अधिकारों में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। भारत में दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघ सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों का भी अस्तित्व है। भारत में पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं हैं, दोहरी शासन प्रणाली है। संघ सरकार के साथ साथ राज्यों सरकारों का भी अस्तित्व है। भारत में राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र और राज्यों में 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया गया, जिसमें वैधानिक संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध, और फाइनेंशियल रिलेशन, वैधानिक वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्र राज्य के बीच जो है वैधानिक संबंध कौन कौन से हैं? केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के अनुच्छेद 245 से 55 के बीच वैधानिक संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों में वैधानिक संबंधों का अर्थ है विधि विधान के निर्माण से कानून निर्माण के आधार पर केंद्र और राज्यों में कौन से संबंध पाए जाते हैं। इसमें पहला संबंध है शक्ति विभाजन। संविधान के अनुच्छेद 246 के अकॉर्डिंग शक्ति विभाजन के लिए 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। पहली सूची संघीय सूची है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में विषय और जिन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है। ये मुख्य विषय है सुरक्षा, वित्त, विदेश, डाकतार, रेल, आयात निर्यात, संधि समझौते इत्यादि। दूसरी सूची राज्य सूची है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं और ये विषय सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफाई, मादक पेय पदार्थ, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, अस्पताल, ग्राम सुधार, मंडी, मेले, कृषि आय, भूमि कर, मनोरंजन कर इत्यादि। और इन विषयों पर जो है कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है।
समवर्ती सूची में 47 विषय है जो स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के हैं, और इन विषयों में मुख्य तौर पर विवाह विच्छेद, दंड, बीमा सुरक्षा, पुनर्वास, बिजली, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय, श्रम कल्याण, औषधियाँ, रोजगार, बेरोजगारी, मूल्य नियंत्रण, मजदूर श्रम, आर्थिक व सामाजिक नियोजन इत्यादि। इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। 3 सूचियों के अतिरिक्त कोई विषय अगर शेष रह जाता है तो उसे हम रेजिड्यूरी पावर कहा गया, अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियों में पर कानून निर्माण करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 248 के तहत केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ही ऐसे विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है जो विषय इन 3 सूचियों में न आ सके। केंद्र राज्यों के बीच दूसरा वैधानिक संबंध है संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून निर्माण। केंद्र सरकार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून निर्माण कर सकती है, लेकिन राज्यों की विधायी शक्तियों का विस्तार राज्य क्षेत्र तक सीमित है। कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्र से बाहर कानून निर्माण नहीं कर सकता। केंद्र राज्यों में दूसरा वैधानिक संबंध है कि राज्यों के मुकाबले केंद्र का कानून प्रभावी। अगर किसी प्रकार से विधि निर्माण में राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार के कानूनों में टकराव होता है तो राज्य सरकारों का कानून उस सीमा तक रद्द समझा जाएगा जिस सीमा तक वे केंद्र सरकार के कानून का विरोध करता है। केंद्र सरकार के कानून के निर्माण में राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया। केंद्र राज्यों में चौथा महत्वपूर्ण संबंध है राज्यसभा के प्रस्ताव पर। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते तो राज्य सूची में दिया गया कोई भी विषय अब राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है और उस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार किसी देश के किसी भी देश में किसी भी दूसरे देश के साथ कोई संधि या समझौता लागू करने के लिए कानून बना सकती है, चाहे उसका विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता हो। तो ऐसे विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। तो ये केंद्र राज्यों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित वैधानिक संबंध है। केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रपति की स्वीकृति के दौरान ये एक महत्वपूर्ण वैधानिक संबंध है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य किसी विश्वस्त से ये विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को स्वीकृति भी दे सकता है। यह स्वीकृति भी कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश की जा सकती है। तो ये केंद्र व राज्यों के बीच एक वैधानिक संबंध है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, राज्य के नामों में परिवर्तन करने, पुराने राज्यों के स्थान पर नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है या समाप्ति करनी है तो राज्य विधानसभा उसका प्रस्ताव भेजती है और वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उस प्रस्ताव को स्वीकृत करती है या न अस्वीकार करती है। तो ये भी केंद्र राज्यों के बीच एक वैधानिक संबंध है। केंद्र राज्यों के बीच में दूसरा महत्वपूर्ण है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में दिए गए हैं और इनका वर्णन संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 256 से
263 तक वर्णन किया गया है इसका। भारत में प्रशासन के लिए केंद्र व राज्य सत्रों पर अलग अलग संप्रभु अभिकरण की स्थापना नहीं की गई है। राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे संघीय कानूनों को लागू कर केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्यों में प्रशासनिक संबंधों का विस्तृत वर्णन। केंद्र राज्यों के बीच में पहला प्रशासनिक संबंध है केंद्र की प्रबल कार्यपालिका शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सामरिक महत्व की सड़कों, संचार साधनों की देखभाल, मरम्मत, निर्माण आदि के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। संसद राजमार्गों, जलमार्गों, नहरों, नौकागम्य नदियों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो एक प्रकार से केंद्रीय प्रशासन राज्य प्रशासन को निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संघीय कार्य को राज्यों को सौंपना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल फंक्शन ऑफ स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार किसी राज्य सरकार की सहमति से संघीय कार्यपालिका से संबंधित किसी भी मुद्दे को सरकार को अथवा उसके पदाधिकारी को सौंप सकती है। संसद में संघीय विभागों के संचालन के लिए राज्य के प्रशासन तंत्र का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है और उस प्रयोजन के लिए राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों को ऐसी शक्ति सौंप सकती है। तो ये भी जो है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध है। केंद्र और राज्यों के बीच चौथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक संबंध है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है। अनुदान देने के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। अनुदान से केंद्र और राज्यों के समन्वय की भावना का विकास होता है और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रशासन को वित्तीय दृष्टि से नियंत्रित करती है। वित्तीय अनुदान के सही ढंग से क्रियान्वयन होने पर राज्यों के साथ पूरे देश का विकास होता है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं से भी संबंधित रिलेशनशिप है। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि की भर्ती, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आयोग द्वारा भर्ती किए गए इन अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है और ये अधिकारी राज्य सरकारों में उच्च पदों की सेवाओं के दौरान राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना। इंटरस्टेट काउंसिल। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है और इस परिषद का अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी कार्यविधि को भी निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राज्य में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल को वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। डिस्क्रेशनरी पावर होती है इसके पास, संविवेकीय शक्तियाँ होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। केंद्र और राज्यों में तीसरा महत्वपूर्ण संबंध है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के अनुच्छेद 256 से 291 के बीच दिए गए केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर कार्यक्षमता, उपयुक्तता,
3 सिद्धांतों का वर्णन किया गया: कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता। केंद्र और राज्यों में पहला वित्तीय संबंध है वैध विधि द्वारा करारोपण, टैक्सेस बाय प्रॉपर लॉ। संविधान के अनुच्छेद 285 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर वैध विधि द्वारा आरोपित या एकत्रित किया जा सकता है, किसी कार्यपालिका आदेश द्वारा नहीं। यदि संविधान के उपबंध द्वारा करारोपण का निषेध है तो वह कर विधि अवैध होगी। कर विधि से संविधान की धाराओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में एक प्रकार का वित्तीय संबंध है कि संविधान जो व्यवस्था करता है वही उचित है। संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 259 में केंद्र राज्यों में राजस्व का वितरण किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारों और संघ सरकार की सूची के विषय पर संघ सरकार को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। जैसे संघ सरकार की राजस्व की आय के स्रोत है कृषि आय को छोड़कर अन्य कर, आयात निर्यात कर, संपत्ति कर, भूमि कर, औषधि कर, स्टाम्प कर, रेल के जन भाड़े व वस्तु भाड़े पर कर, यात्रियों पर सीमा शुल्क कर, विदेशी ऋण, संघ सरकार की संपत्ति, नोटों पर मुद्रांक शुल्क, डाक तार, टेलीफोन सेवाएं, उत्पाद शुल्क, समाचार पत्र विज्ञापन कर, कंपनी के मूलधन के मूल्य पर कर, बीमा पॉलिसी पर कर। तो ये जो है केंद्र सरकार की आय के साधन। राज्यों की आय के साधन काफ़ी कम है। रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ स्टेट, कृषि आय कर, भू राजस्व, कृषि भूमि पर संपत्ति कर, भूमि और भवन कर, खनिज पदार्थ कर, बिजली के उपयोग, वाहन कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, व्यवसाय व्यापार पर कर, मनोरंजन कर, जुआ कर, शराब इत्यादि नशीली वस्तुओं पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर, जंगलात से होने वाली आय पर कर, संघ सरकार से प्राप्त होने वाली आय पर कर, संघ सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित परंतु राज्यों को देकर। कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं लेकिन राज्यों में बांट दी जाती है। कृषि पर आयकर को छोड़कर अन्य आयकर, कृषि भूमि अतिरिक्त संपत्ति कर, विषयक शुल्क, रेल, समुद्र तथा वायु द्वारा ले जाए गए माल, यात्रियों पर सीमांत कर, रेल किराया, वस्तु किराए पर कर, समाचार पत्रों के कर विक्रय पर कर। ये कुछ कर है जो केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए। कुछ कर ऐसे हैं जो संघ सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, संघ सरकार द्वारा संग्रह किए जाते हैं तथा राज्यों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। जो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा संग्रह किए जाते हैं, जैसे औषधि एवं श्रृंगार की वस्तुओं पर लगने वाला कर, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीमा पॉलिसी पर स्टाम्प इत्यादि। ये कर जो है संघ द्वारा निर्धारित है और राज्यों द्वारा संग्रह किया जाता है। कुछ कर ऐसे हैं जो संघ द्वारा निर्धारित और संग्रहित है तथा राज्यों व केंद्र में विभाजित होती है। संघ सरकार इनको लगाती है, संघ सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन राज्यों और केंद्र में इनका विभाजन किया जाता है। कृषि आय को छोड़कर अन्य कर, औषधि व श्रृंगार की वस्तुओं से के उत्पादन को छोड़कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर। कुछ कर संसद की अनुमति से केंद्र व राज्यों में बांटे जाते हैं। केंद्रीय अनुदान, सेंट्रल ग्रांट भी जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिया जाता है। जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क से होने वाली आय का कुछ भाग देने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 273 में की गई है। विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन या उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए असम राज्य को विशेष केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। यदि राज्य केंद्र की स्वीकृति से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदिम जातियों के कल्याण के लिए कोई योजना शुरू करे तो उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार वित्तीय अनुदान देती है। ऋण लेने की शक्ति, ये भी केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार राज्य केंद्र से ऋण उधार ले सकते हैं।
कोई राज्य उस सीमा तक ऋण नहीं ले सकता जब तक उसे पहले किए गए ऋण को चुका न दिया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार से जिम्मेदारी ली। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आयोग भी वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का उचित विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान देना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए कार्य या किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करें। वित्तीय संकट अगर कोई भी आ जाता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि भारत के किसी भूभाग या विशेष भाग या संपूर्ण भारत की वित्तीय स्थिरता जो साख है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और इसमें जो है पूरे तौर पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण भी केंद्र द्वारा रखा जाता है। जैसे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग बोलते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस अधिकारी को राज्य की आय व्यय जांच पड़ताल करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वह निर्देश दे सकता है कि वे अपने हिसाब किताब में पारदर्शिता लाए। तो एक प्रकार से प्रांतों के वित्तीय प्रशासन पर केंद्रीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कितने प्रकार के, मूलतः 3 प्रकार के संबंध हैं: वैधानिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। वैधानिक संबंधों में विधि विधान और कानून निर्माण से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच में कौन से संबंध हैं। प्रशासनिक संबंधों में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच किस प्रकार का सहयोग है, किस प्रकार का समन्वय है, किस प्रकार के आदेश निर्देशों का परिपालन किया जाता है। और वित्तीय संबंधों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है करों का बंटवारा, आय के साधन और करों के लेन देन, करों के आरोपण, संग्रह, उनके बंटवारे या अनुदान लेने की शक्ति या विशेष राज्य का दर्जा या केंद्र द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना इत्यादि है। तो आज का हमारा टॉपिक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कितने प्रकार के हैं, व्याख्या कीजिए। या केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों में वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। ये आज का टॉपिक ही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।